तो आज के क्लास में हम फिर से चर्चा करेंगे नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। कल के क्लास में हम लोग इसका बहुत सारे थ्योरी पढ़ चुके थे। आज हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे जहां से कल का क्लास जो होता है एंड हुआ था, ठीक है। और कल का क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन मिरर। क्या पढ़ रहे थे जी? प्लेन मिरर और इसमें बने प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ रहे थे हम लोग। तो इस टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू प्लेन मिरर, ठीक है। ये टॉपिक इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें कम से कम 10 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। और इस 10 पॉइंट से अगर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन उठाएगा इस चैप्टर से तो इससे जरूर उठाएगा, ठीक है। ये चैप्टर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जी, गए इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू प्लेन मिरर। प्लेन समतल दर्पण से संबंधित, समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इस पॉइंट को आप लोग नोट करते चलेंगे और इसको समझेंगे। सबसे पहला बात कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है सर, लाइट बंद करो जी, पीछे वाला लाइट बंद करिए। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। यानी कि P जो है, क्षमता की बात करें तो P कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। समतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो शून्य होती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है, ठीक है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक होता है और सीधा होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। देखिए, पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है साइड में बदलाव, ठीक है। पार्श्व माने साइड होता है, परिवर्तन माने बदलाव होता है। यानी कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब आप ये बी लिखे हैं, ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है? राइट है। तो जब इसको प्लेन मिरर में देखोगे तो राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा, आर हो जाएगा ये और ये हो जाएगा एल। यानी कि पार्श्व परिवर्तन में यानी कि समतल दर्पण में किसकी घटना पाई जाती है? पार्श्व परिवर्तन की घटना पाई जाती है। ये पॉइंट नंबर 4 है। सबको 1 बाय 1 करके समझेंगे। पहला पॉइंट समझिएगा, पहला है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी f का मान जो होता है इंफिनिटी होता है, ठीक है। दूसरा, समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। याद रखिएगा, चाहे समतल दर्पण हो चाहे कोई सा भी दर्पण हो, जब भी दर्पण की क्षमता की बात आएगी, क्षमता हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। और ये क्षमता कितनी होती है? शून्य होती है, ठीक है। दर्पण में क्षमता नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है। क्या होता है जी? काल्पनिक, यानी इसे पर्दे पर आप नहीं उतार सकते हैं। और काल्पनिक के साथ साथ क्या होता है? सीधा होता है। यानी कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। और क्या होता है जी? सीधा होता है, ठीक है। यानी कि जैसे वस्तु रहता है वैसे इमेज बन जाता है। अच्छा, हम लोग का चेहरा वैसे ही दिखाई देता है जैसा हम लोग रहते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है, यानी कि इसमें साइड बदलने का गुण पाया जाता है। अगर आप समतल दर्पण के सामने जाकर के अगर लेफ्ट हाथ उठाते हैं तो उस दर्पण में क्या दिखाई देगा? राइट हाथ को उठते हुए दिखाई देगा। जैसे आप बी को देख रहे हैं कि ये लाइन जो होता है लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। तो जब मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? कुछ ऐसे दिखाई देगा।
यानी राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है, क्लियर। अगला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 5, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होती है, वस्तु के ऊंचाई के बराबर होती है, ऊंचाई के बराबर बराबर होती है, ठीक है। मतलब ये है कि ये अगर प्लेन मिरर है, अगर यहाँ पे किसी वस्तु को रखे हैं तो प्रकाश की किरणें आएगी, दर्पण से टकरा करके वापस चली जाएगी, लेकिन आपको दिखाई देगा कि आपको महसूस होगा कि इसके नीचे जो होता है इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा इसके लाइन को इरेक्ट लाइन से दिखाया जाता है, यानी टूटी हुई रेखा से दिखाया जाता है, ठीक है। ऊपर है ऑब्जेक्ट और नीचे है इमेज, ठीक है। याद रखिएगा दोनों का हाइट, इमेज का हाइट h डैश है और इसकी हाइट क्या है, h है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज जो है किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ठीक है। यानी वस्तु की ऊंचाई किसके बराबर होती है, प्रतिबिंब के ऊंचाई के बराबर होती है, ठीक है। छठा देखिएगा, समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन +1 होता है। कितना होता है जी, +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, क्यों, क्योंकि आवर्धन देखिएगा इसका आवर्धन जो है m का मान जो होता है कितना होता है, +1। कैसे 1 होगा, तो आप जानते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है, h डैश बाई क्या होता है, h होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए h डैश बाई h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और ये प्लस में आ रहा है तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। आवर्धन को याद रखिएगा प्लस और माइनस के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो आवर्धन कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो पांचवा पॉइंट है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके बराबर होती है, वस्तु के ऊंचाई के बराबर होती है। अगर वस्तु जो होता है 5 फीट का है तो प्रतिबिंब कितना फीट का बनेगा, 5 फीट का बनेगा जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, समतल दर्पण में, दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना पूरा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई दर्पण की ऊंचाई, सॉरी क्या लिखा जी, समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब, दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए जी, वस्तु के ऊंचाई के आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। कह रहा है अगला पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कह रहा है कि समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर मान लेते हैं कि वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है कितना, मान लेते हैं कि 12 फीट है, कितना है जी, 12 फीट है या 12 मीटर है, कुछ भी लिख दो। तो बताइए दर्पण की ऊंचाई कितना होगा, दर्पण का ऊंचाई कितना होगा जी, बोलो 6 होगा। कितना होगा जी, 6 होगा। यानी कि दर्पण जो है वस्तु की ऊंचाई से क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा जी, आधा होगा। तो समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 8, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर भी वेग से,
आए तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग वस्तु के अपेक्षा दो गुनी होगी। क्या होगी? दो गुनी, यानी कि कितनी होगी? 2v होगी। कितनी होगी जी? दो गुनी होगी। ठीक है, दो गुनी होगी, मतलब समझिएगा ये दर्पण है। ठीक है, अगर कोई वस्तु जो है आ रहा है कितने वेग से? v वेग से वस्तु आ रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब का वेग होगा वो कितना होगा? 2v होगा। आपको प्रतीत होगा कि प्रतिबिंब जो होता है, अगर 10 के स्पीड से कोई वस्तु जा रहा है तो उसका इमेज कितना दिखाई देगा? 20 दिखाई देगा। यानी कि बताइए, इमेज का जो वेग होता है क्या होता है? डबल हो जाता है। क्या हो जाता है जी? डबल हो जाता है। क्लियर? पॉइंट कितना हुआ जी? 8। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 देखिएगा। यदि समतल दर्पण को, यदि समतल दर्पण में आ रही आपतित, आपतित किरण को थीटा कोण से घुमाया जाए, थीटा कोण से घुमाया जाए तो उसका उसका प्रवर्तित कोण, प्रवर्तित किरण लिखेंगे, प्रवर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत होगी। ठीक है, और सबसे आखिरी पॉइंट देखिएगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पॉइंट नंबर 10। ठीक है, लिखेंगे कि यदि दो समतल दर्पण के बीच, समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को थीटा कोण पर रखा जाए, थीटा कोण पर रखा जाए तो उसमें बने संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या इस प्रकार ज्ञात होगी। कह रहा है कि यदि किसी समतल दर्पण, यदि कोई दो समतल दर्पण है, इसके बीच किसी वस्तु को रखे हैं, किसको रखे हैं जी? दो समतल दर्पण है, किसी वस्तु को थीटा कोण पर रखे हैं, तो उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी संख्या कितनी होगी उसको समझना है। ठीक है, तो देखिएगा ये होता कैसे है। तो यहाँ पे दो समतल दर्पण हो गया। ठीक है, दो समतल दर्पण हो गया, इसमें किसी वस्तु को रखे हैं और इसमें कौन सा एंगल का यूज करना है? तो एंगल क्या है इसमें? थीटा है। तो क्या बताइए कुल प्रतिबिंब कितना बनेगा? कुल प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या n इक्वल टू क्या होगा? तो 360 बट्टा थीटा माइनस 1। कितना होगा जी? 360 बट्टा थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 पाई बाई थीटा माइनस 1। पाई का मतलब कितना जी? 180 डिग्री, रेडियन की बात हो रही है। ठीक है, पाई का मतलब कितना है? 180 डिग्री। जब भी कोण जो है ना पाई में व्यक्त किया जाता है तो पाई जो है रेडियन में होता है। कितना होता है? रेडियन में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा जी। ठीक है, लिखेंगे दो समतल दर्पण के बीच, दो समतल दर्पण के बीच, दर्पण के किसी वस्तु को 30 डिग्री कोण पर रखा गया, 30 डिग्री कोण पर रखा गया है, तो उस वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा?
कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो उस वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा ये आपको जानना है जी। ठीक है, तो देखिए बनाएंगे कैसे इसको। देखो जी, बताओ थीटा कितना है, 30 डिग्री। कुल प्रतिबिंबों की संख्या, कुल प्रति प्रतिबिंबों की संख्या बताओ क्या होगा जी। कुल प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या होगा, 360 बटा थीटा पाएगा 1। तो क्या होगा जी, 360 बटा 30 माइनस 1। इसको घटाएंगे तो 12 36, 12 माइनस 1 बोले तो कितना होगा, 11 इमेज बनेगा। कितना बनेगा जी, 11 इमेज बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस पे, ठीक है, बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। समानांतर, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं तो उसके अंदर स्थित प्रतिबिंब, तो उसके अंदर स्थित वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, बताओ बन जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए का वैल्यू है 0, बी का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है अनंत और डी का वैल्यू है 4। 4 3 100। बताओ क्या होगा जी, कितना इमेज बनेगा। तो देखिए समतल दर्पण में जो है एक दूसरे के समानांतर, क्या है जी, समानांतर है। याद रखिएगा जब दर्पण एक दूसरे के समानांतर होता है तो थीटा का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो n निकाला जाएगा तो 360 बटा 0 माइनस 1। ये कई बार पूछा भी है जी आपके एग्जाम में। 360 बटा कितना, थीटा नहीं है, थीटा का मान कितना, 0 माइनस 1। तो बताओ किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। और एक घटाना है तो इन्फिनिटी में से एक घटाओगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, इन्फिनिटी। बोले कोई दिक्कत। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये रहा प्लेन मिरर। ठीक, अब उसके बाद है एक और टॉपिक है लेटरल इन्वर्सन। इसका मतलब होता है पार्श्व परिवर्तन। क्या होता है जी, पार्श्व परिवर्तन। लेटरल इन्वर्सन, ठीक है, पार्श्व परिवर्तन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है पार्श्व परिवर्तन से। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है, देखो पार्श्व का मतलब होता है साइड। क्या होता है जी, पार्श्व का मतलब होता है साइड और परिवर्तन का मतलब होता है, ठीक है, बदलना। यानी कि जब साइड में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं जी, पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, साइड में जब परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे, पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। और याद रखिएगा ये घटना किस में पाया जाता है, समतल दर्पण। तो आपको एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि बताओ निम्न में से किसमें पार्श्व परिवर्तन की घटना पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, समतल दर्पण में। और पार्श्व का मतलब क्या होता है, साइड में बदलाव। यानी कि एक देखिएगा जी, इसका डिफिनीशन लिखेंगे तो लिखेंगे जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में देखते हैं, जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो बाएं हाथ का प्रतिबिंब, बाएं हाथ का प्रतिबिंब
बाएं हाथ का प्रतिबिंब दाएं तथा दाएं हाथ का प्रतिबिंब क्या लिखा है जी? दाएं हाथ का प्रतिबिंब बाएं दिखाई देता है, बाएं दिखाई देता है, देता है अर्थात प्रतिबिंब का पार्श्व क्या होता है जी? बदल जाता है। प्रतिबिंब का पार्श्व पार्श्व क्या होता है? बदल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं जी? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो बाएं हाथ का प्रतिबिंब दाएं और दाएं हाथ का प्रतिबिंब बाएं दिखाई देता है, ठीक है। अर्थात इसमें प्रतिबिंब का पार्श्व क्या होता है जी? बदल जाता है, ठीक है। प्रतिबिंब का पार्श्व बदल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं जी? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे इसको। तो कुछ ऐसे करता है फिगर कि मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है और ये हमने बना दिया डी। क्या बना दिया जी? डी। ये है लेफ्ट और ये है राइट। लेकिन अगर जब दर्पण में इसका इमेज बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। यानी ये हो जाएगा क्या जी? राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो प्रतिबिंब का पार्श्व क्या हुआ? बदल गया। और बदल गया तो ये क्या है? पार्श्व परिवर्तन है, ठीक है। देखिए पार्श्व परिवर्तन, अच्छा बताओ ये क्या है? डी क्या है? अल्फाबेट है ना जी? अल्फाबेट। तो देखिए कुछ ऐसे भी अल्फाबेट होते हैं जिसमें पार्श्व परिवर्तन का अनुभव नहीं किया जाता है। इसमें जैसे देखो ए में पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है। जब हम इसको समतल दर्पण में देखेंगे तो कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। ये मान लेते हैं ये राइट और ये लेफ्ट, बना तो सेम है ना। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है जी? सिमेट्रिकल होता है, सम्मित होता है। सम्मित होता है तो इसमें पार्श्व परिवर्तन का अनुभव नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। जैसे ए में नहीं किया जाता है, एच में नहीं किया जाता है, आई में नहीं किया जाता है, ओ में नहीं किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि किसमें जो होता है पार्श्व परिवर्तन अनुभव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चलिए किसमें नहीं पाया जाएगा? ए में नहीं पाया जाएगा। और किसमें नहीं पाया जाएगा? एच में। और किसमें? ई में तो होगा, एम में नहीं होगा, ठीक है। एम के अलावा ओ में नहीं होगा, टी में नहीं होगा, यू में नहीं होगा, भी में नहीं होगा, डब्ल्यू में नहीं होगा, एक्स में नहीं होगा, वाई ऐसे बनता है, वाई में भी नहीं होगा, ठीक है। वाई में भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें पार्श्व परिवर्तन अनुभव नहीं किया जाता, अनुभव नहीं। देखो y हम लोग लिखते हैं हमेशा करके, ठीक है ना। y हम लोग ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। हम आप ऐसे लिखते हैं तो लगता है कि नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं, ठीक, बड़ा वाला कैपिटल Y हो, ठीक है। तो y में पार्श्व परिवर्तन की घटना नहीं पाई जाती है। तो इसको याद रखना है और इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। क्या हो जाएगा जी? समाप्त हो जाएगा। एक आपको नोट देखना है जो पिछले क्लास में नहीं लिखवाए थे कि प्रकाश का वेवलेंथ का रेंज कितना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा वेवलेंथ, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आपको हम दिखाएंगे कि वेवलेंथ ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का प्रकाश के
यानी कि वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, कितनी होती है, तो इसका रेंज होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। एंगस्ट्रॉम क्या है, तो दूरी का मात्रक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर कितना होता है, 10 मीटर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ प्लेन मिरर समाप्त होता है। प्लेन मिरर से अब बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको दिक्कत करे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका एमसीक्यू कैसे आता है और एमसीक्यू को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।